सबके पास लिखा हुआ है ना चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम? यस मैम। ठीक है, नोट्स आपके पास है, वीडियो लेक्चर भी मैंने शेयर किया है, तो मैं जस्ट डिस्कस कर रही हूँ। तो कभी कभी 2 मार्क्स में आपसे स्टेटमेंट या 1 मार्क्स में स्टेटमेंट भी पूछा जा सकता है। राइट द स्टेटमेंट ऑफ चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। स्टेट एंड प्रूव भी आता है। इसका न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो द स्टेटमेंट इज लेट mj j is equal to 1 to up to n are positive integers which are pairwise co-prime. Pairwise co-prime means pairwise co-prime का मतलब क्लियर है? mj j is equal to 1 to n, that means आपके पास कितने नंबर्स हैं? ऐसे नंबर्स का सेट है। कोई भी 2 पेयर आप उठाओगे, कोई भी 2, मान लीजिए m1 और m3 ले, तो पेयर वाइज को प्राइम का मतलब इसका जीसीडी कितना आएगा? 1 आएगा। तो पेयर वाइज को प्राइम का मतलब क्लियर है? इसमें से आप कोई भी 2 पेयर उठाओगे, कोई भी 2 नंबर्स उठाएंगे और उसका जीसीडी निकालेंगे तो 1 आएगा। तो mj ऐसे से पॉजिटिव इंटीजर्स का क्या सीक्वेंस है जो पेयर वाइज को प्राइम होना चाहिए। एंड aj स्मॉल aj, j का वैल्यू 1 से n ही है, आर एनी इंटीजर्स देन द कॉन्ग्रुएंस x is congruent to aj mod mj। इसमें n कॉन्ग्रुएंस रिलेशन है। x is congruent to a1 mod m1, x is congruent to a2 mod m2 and so on, x is congruent to an mod mn। तो ये जो कॉन्ग्रुएंस सिस्टम है हैव अ कॉमन सॉल्यूशन, इसका एक कॉमन सॉल्यूशन होता है अकॉर्डिंग टू चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। एक सॉल्यूशन होगा जो इस टाइप के n जो सिस्टम में इक्वेशंस है या कॉन्ग्रुएंस रिलेशंस है सबको सेटिस्फाई करेगा। and further any two solutions are congruent to mod m1 m2 into mn। और अगर हम लोग मॉड में m1 इंटू m2 इंटू mn करके एक बनाते हैं मॉड m का वैल्यू, तो आपका इसका एक 2 सॉल्यूशन अगर आप निकालोगे तो दे आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का बेसिक मीनिंग क्या होता है? सिंपल मीनिंग पूछा जाए आपसे, 2 नंबर्स या 2 फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं, इसका मतलब क्या होता है? मिलर। सिमिलर। ठीक है, तो अगर हम लोग मॉड में m1 इंटू m2 इंटू डॉट 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 mn करके एक वैल्यू निकाल लेते हैं, तो कोई भी 2 सॉल्यूशन अगर आपको मिल रहा है तो 2 अलग अलग सॉल्यूशन नहीं होंगे, दे आर द सिमिलर सॉल्यूशन, सेम सॉल्यूशन मिलेगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन भी आप बोल सकते हो। तो इसके प्रूफ में हम लोग जाएंगे, कैसे हम लोग डिस्कस करते हैं। प्रूफ के अकॉर्डिंग कुछ फॉर्मूलाज डिराइव होंगे, उसको आपको याद रखना है फॉर न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा, इसको हम लोग एक सिस्टम में ब्रेक करेंगे। लेट अस कंसीडर द सिस्टम ऑफ कॉन्ग्रुएंस रिलेशन। x is congruent to a1 mod m1, x is congruent to a2 mod m2 and so on, x is congruent to an mod mn। ठीक है, मान लिया दिस इज द फर्स्ट सिस्टम जो आपको मिला है कॉन्ग्रुएंस रिलेशन का। उसके बाद हम लोग एज्यूम करते हैं लेट जो जो स्टेप्स याद रखना है वो आप
फॉर्मूला की तरह याद रखोगे तो एक हम लोग कैपिटल N मान लेते हैं M1 इंटू M2 इंटू Mn करके। ये आपको न्यूमेरिकल में भी ये स्टेप करना है। सबसे पहले आपको अगर चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में कॉन्ग्रुएंस रिलेशन के सिस्टम को सॉल्व करना है, सबसे पहले हम लोग कैपिटल N फाइंड आउट करते हैं विच इज इक्वल टू M1 इंटू M2 इंटू Mn एंड लेट N1 is equal to N by M1, ये सब भी फॉर्मूला है। M2 is equal to N by M2 and so on. Nn is equal to N by Mn. तो हम लोग N1 का वैल्यू निकालेंगे, N2 का वैल्यू निकालेंगे, Nn का वैल्यू निकालेंगे by using this formula N by M1, N by M2 डॉट 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 N by Mn। अब इसके बाद का स्टेप आपको न्यूमेरिकल में नहीं करना है, ये हम लोग थ्योरम में प्रूव करने के लिए करेंगे। तो आप बता सकते हैं N1 अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर दें तो क्या मिलेगा? N1 का वैल्यू अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर दें N पुट करके और कैंसिल आउट करके तो N1 क्या मिलेगा? M2 डॉट डॉट Mn। M2 से स्टार्ट होगा, M2 से Mn तक प्रोडक्ट है, कॉमा नहीं डालेंगे। N2 क्या होगा? M2 इसमें से हट जाएगा। सिमिलरली Nn क्या होगा? लास्ट स्टेप विल बी क्या लिखेंगे बोलिए? N minus 1। N-1 तक, ठीक है, इसका प्रोडक्ट होगा। देन आपको क्या पता है M1, M2, Mn जो आपने वैल्यूज लिया है दे आर पेयर वाइज कोप्राइम्स। तो आप अगेन सोच के बताइए व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन N1 एंड M1। N1 और M1 का अगर हम लोग GCD निकालें तो क्या मिलना चाहिए? सोचिए थोड़ा सा, रीजन मैंने दिया है पहले। M1, M2 डॉट 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 Mn जो आपके नंबर्स हैं दे आर पेयर वाइज कोप्राइम्स। तो आपने N1 का वैल्यू निकाला, उसमें M1 नहीं है, ठीक है। तो N1 और M1 का GCD क्या आना चाहिए? 1। कोप्राइम ही आएगा ना। M2 से Mn तक का प्रोडक्ट है, उसमें M1 नहीं है और आपको पता है कि M1 से Mn तक के जितने भी नंबर्स हैं दे आर कोप्राइम्स। तो आप N1 और M1 का GCD निकालोगे तो आपको 1 ही मिलेगा। सिमिलरली N2 और M2 क्योंकि इसमें M2 का कोई वैल्यू नहीं है, योर प्रोडक्ट GCD विल बी 1 एंड सो ऑन। Nn और Mn का GCD भी आपको 1 मिलेगा। So we can form again a system of congruence relation like एक हम लोग अपने से system of congruence relation निकालते हैं। So there exist integers C1, C2, Cn such that N1 C1 is congruent to 1 mod M1, N2 C2 is congruent to 1 mod M2
and so on. Nn Cn is congruent to 1 mod Mn. Again this equation 2, ये आपको याद रखना है फॉर न्यूमेरिकल। जो रिलेशन 2 हम लोग को मिला है वो हम लोग न्यूमेरिकल के लिए याद रखते हैं। न्यूमेरिकल में इसके बाद अलग प्रोसेस हो जाता है, आपके पास वैल्यूज रहते हैं तो हम लोग C1 C2 Cn क्या होगा ये एग्जैक्टली फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको एज इंटीजर छोड़ देना है। फिर हम लोग एक और इंटीजर डिफाइन करेंगे। नाउ लेट अस डिफाइन एन इंटीजर कैपिटल U सच दैट कैपिटल U इज, ये भी फॉर्मूला है, N1 C1 A1 प्लस N2 C2 A2 प्लस Nn Cn An। दिस इज अगेन अ फॉर्मूला, ये भी आपको याद रखना है न्यूमेरिकल बनाने के लिए। ओके तो क्या हम लोग बोल सकते हैं U इज कॉन्ग्रुएंट टू N1 C1 A1 mod M1? U is nothing but the sum of N1 C1 A1 plus N2 C2 A2 plus Nn Cn An। तो हम लोग यहाँ से अलग अलग कॉन्ग्रुएंस रिलेशन बना सकते हैं। U is congruent to N1 C1 A1। हम लोग अभी एग्जाम्पल करेंगे, वहां से आप इस थ्योरम को वेरीफाई कर सकते हैं। U क्या आएगा, N1 C1 A1 क्या क्या है आपके पास, तो U is congruent to N1 C1 A1 mod M1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं न्यूमेरिकल करूंगी, वहां पे आपके पास सारा वैल्यू होगा। यू कैन वेरीफाई दिस स्टेप। देन अगेन U इज कॉन्ग्रुएंट टू N2 C2 A2 mod M2। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब U इज सिमिलर टू आप बोल सकते हो एक सिंपल लैंग्वेज में, और दूसरा M1 डिवाइड्स U माइनस N1 C1 A1। ठीक है, डिविजिबिलिटी में यही रिलेशन आता है। तो M1 शुड डिवाइड्स U माइनस N1 C1 A1, फिर M2 डिवाइड करेगा U माइनस N2 C2 A2 को एंड सो ऑन। तो डिविजिबिलिटी में आपका ये प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए। अब मान लेते हैं कि कॉमन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, वो एक से ज्यादा कॉमन सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग मान ले रहे हैं लेट कैपिटल S बी द सेट ऑफ ऑल कॉमन सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ कॉन्ग्रुएंसेस 1। इक्वेशन 1 का जितना भी कॉमन सॉल्यूशन है, हो सकता है x इज इक्वल टू 2 एक कॉमन सॉल्यूशन हो, फिर x इज इक्वल टू 5 एक सॉल्यूशन हो। तो इस तरह के जितने भी कॉमन सॉल्यूशंस आएंगे उसको आपको एक सेट कैपिटल S के अंदर एक सेट S का मेंबर्स के रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो एक सेट हमने S बनाया which contains all the common solution of system of congruence relation 1। कैपिटल U और S में क्या रिलेशन होगा बता सकते हैं?
क्या आप कैपिटल यू को एक सॉल्यूशन बोल सकते हैं कॉन्ग्रुएंस रिलेशन 1 का? हाँ या नहीं? क्या कैपिटल यू एक कॉमन सॉल्यूशन है इक्वेशन 1 का? सिस्टम ऑफ जो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन 1 है उसमें आपने लिया है x इज कॉन्ग्रुएंट टू a1 मॉड m1, x इज कॉन्ग्रुएंट टू a2 मॉड m2, x इज कॉन्ग्रुएंट टू an मॉड mn। सिस्टम 3 में आपने लिखा है u इज कॉन्ग्रुएंट टू n1 c1 a1 मॉड m1, u इज कॉन्ग्रुएंट टू n2 c2 a2 मॉड m2 एंड सो ऑन। तो क्या हम लोग u को एक कॉमन सॉल्यूशन बोल सकते हैं इक्वेशन 1 का? फॉर्म तो वही है ना, u इज कॉन्ग्रुएंट टू a1 मॉड m1, a1 में जस्ट एक मल्टीपल a1 का लिया गया है विच इज n1 c1, देन u इज कॉन्ग्रुएंट टू a2 मॉड m2, a2 का जस्ट एक मल्टीपल लिया गया है n2 c2, ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है। तो क्या हम लोग u को एक कॉमन सॉल्यूशन बोल सकते हैं इक्वेशन 1 का? यस और नो? आवाज आ रही है कि नहीं? कोई रिस्पॉन्स यस कीजिए। मैम। यस मैम। सेम फॉर्म है ना? इक्वेशन 1 और 3 को अच्छा से ध्यान से मैच कराइए। x के जगह पे u है आपके पास और a1 के जगह पे जस्ट हमने a1 का मल्टीपल लिया है, तो उससे ज्यादा चेंज तो नहीं आएगा। तो वी कैन से दैट u इज द कॉमन सॉल्यूशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस रिलेशन 1। और अभी आपने माना है लेट s इज द सेट ऑफ ऑल कॉमन सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन कॉन्ग्रुएंस रिलेशन 1, तो u कहाँ का मेंबर होगा? मैम एस का। s का होगा ना? दिस implies u belongs to s, that means x is equal to u is a common solution of congruence relation 1। अब आपका एम क्या है शो करना? अब अगर हम लोग ये दिखा दें कि s इज नथिंग बट u मॉड n, यानी इसको पूरा लिखेंगे तो क्या होगा? s इज कॉन्ग्रुएंट टू u मॉड n, एक कॉमन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, वो u ही है, यही आपको दिखाना है। तो s इज नथिंग बट द वैल्यू u, ये हमारा काम है दिखाना। उसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं हम लोग, s स्क्वायर ब्रैकेट u n, यानी x इज कॉन्ग्रुएंट टू u मॉड n। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? अगर हम लोग ले लेते हैं लेट अल्फा बिलोंग्स टू s, तो अल्फा अगर s का मेंबर है तो अल्फा में क्या प्रॉपर्टी होगा?
इफ अल्फा इज अ मेंबर ऑफ एस, तो अल्फा में क्या प्रॉपर्टी होगा? एस क्या है? कैपिटल एस क्या लिया है हमने? Solution. सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन कॉन्ग्रुएंस रिलेशन 1। तो अगर अल्फा एस में है तो हम लोग क्या करेंगे? सिस्टम 1 में क्या चेंज आएगा? मैम x की जगह पे अल्फा आ जाएगा सिस्टम 1 में। वेरी गुड। x को आप अल्फा से रिप्लेस कर सकते हो। अल्फा इज सॉल्यूशन है, यानी x के जगह पे हम लोग अल्फा लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट दैट अल्फा इज कॉन्ग्रुएंट टू a1 mod m1। अगर अल्फा s में है तो अल्फा इज कॉन्ग्रुएंट टू a1 mod m1, अल्फा इज कॉन्ग्रुएंट टू a2 mod m2 and so on. Alpha is congruent to an mod m। अब इसमें बोला है कि ये तभी सेटिस्फाई होल्ड करेगा क्योंकि आपने ये लिया हुआ है u बिलोंग्स टू s, u भी एक मेंबर है s का विच इज द कॉमन सॉल्यूशन, और अल्फा भी आप एक कॉमन सॉल्यूशन बोल रहे हो। तो ये तभी सेटिस्फाई होगा इफ एंड ओनली इफ each of m1, m2, mn divides u minus alpha। अगर आप u माइनस अल्फा को m1, m2, mn सब नंबर्स डिवाइड करें, देन वी will write this statement alpha is congruent to a1 mod m1, alpha is congruent to a2 mod m2 and so on। तो अगर each नंबर m1 भी डिवाइड करता है u माइनस अल्फा को, m2 भी डिवाइड करता है, mn भी डिवाइड करता है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? दिस इज द साइन ऑफ इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, इम्प्लाई एंड इम्प्लाई दोनों साइड से डालते हैं तो इसको इफ एंड ओनली इफ बोलते हैं। तो अगर हर एक नंबर u माइनस अल्फा को डिवाइड कर रहा है तो क्या उसका प्रोडक्ट डिवाइड करेगा? क्या ये लाइन ट्रू है? अगर m1 भी डिवाइड करता है u माइनस अल्फा को, m2 भी डिवाइड करता है और mn भी डिवाइड करता है, ईच ऑफ दीज नंबर्स डिवाइड्स u माइनस अल्फा, तो क्या उसका प्रोडक्ट भी u माइनस अल्फा को डिवाइड करेगा? सोच के बताइए, कोई एग्जांपल आप ले सकते हो जहाँ पे हर एक नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो उसका प्रोडक्ट निकाल के देखिए क्या वो प्रोडक्ट भी उस नंबर को डिवाइड करेगा? इसमें एक और कंडीशन है, सिंपल एग्जांपल आप नहीं ले सकते हो, आपको ऐसा एग्जांपल लेना है जिसके लिए m1, m2, mn पेयर वाइज डिसजॉइंट हो, पेयर वाइज को प्राइम्स हो। तो एक एग्जांपल मान लीजिए 2 and 3 का लेते हैं। दीज आर पेयर वाइज को प्राइम, 2 डिवाइड 6, 3 डिवाइड 6, तो 2 into 3 डिवाइड 6 है कि नहीं? हो रहा है ना? तो आपका नंबर अगर पेयर वाइज को प्राइम्स है तभी होल्ड करेगा, ऐसा एग्जांपल लेके आपको चेक करना है। सो m1 इंटू m2 इंटू mn को हमने किस सिंबल से इंडिकेट किया हुआ है?
क्या माने हैं प्रोडक्ट को, m1 इंटू m2 इंटू mn को मैम कैपिटल एन। कैपिटल N। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ से, इफ एंड ओनली इफ n डिवाइड्स u माइनस अल्फा, और अगर n डिवाइड्स u माइनस अल्फा है तो इसको कॉन्ग्रुएंस रिलेशन में क्या लिखेंगे, कॉन्ग्रुएंस के फॉर्म में बताइए। मैम यू इज कॉन्ग्रुएंट टू अल्फा मॉड एन। u is congruent to alpha mod n। अब आपको सेट थ्योरी का वैल्यू पता होगा, अल्फा बिलोंग्स टू s, u बिलोंग्स टू s। अल्फा और u में क्या रिलेशन होता है, अगर हम लोग को इफ अल्फा बिलोंग्स टू s से मिल जाए u बिलोंग्स टू s, तो अल्फा और u में क्या रिलेशन होता है, अल्फा बिलोंग्स टू s से अगर आपको अल्फा बिलोंग्स टू u मिल जाए, ये होता है ना जनरली, x बिलोंग्स टू a से अगर आपको मिल जाए कि x बिलोंग्स टू b भी है, तो a और b में क्या रिलेशन होता है, दिस इज द क्वेश्चन। मैंने दोनों जगह s लिख दिया था, क्या रिलेशन होगा बताइए s और u में, सेट थ्योरी का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, सोच के बताइए जल्दी। s एंड u में क्या कनेक्शन होगा, इतना छोटा छोटा चीज में इतना टाइम लगाइएगा तो कैसे चलेगा। इसका मतलब होता है एवरी मेंबर ऑफ S इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ U। तो व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन S एंड U, S is the मैम subset इक्वल। of U. सबसेट ऑफ U। वेरी गुड, इतना टाइम लगा, इतना एक्सप्लेन मुझे करना पड़ा। इसका मतलब होता है S इज अ सबसेट ऑफ U। अब क्योंकि हमारे पास इफ एंड ओनली इफ साइन है, दैट मीन्स उसका कन्वर्स भी ट्रू है। तो अगर आप U का कोई मेंबर लेकर स्टार्ट करोगे तो वही मेंबर जाके आपको S का भी मेंबर मिल जाएगा। तो उसका मतलब हो गया U इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ S। और अगर S भी U का सबसेट है, U भी S का सबसेट है, इसका मतलब मैम एस इक्वल्स टू यू। S इज इक्वल टू U। तो क्योंकि इफ एंड ओनली इफ का साइन लगा हुआ है, हम लोग लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज S इज इक्वल टू U मॉड n, यानी दिस वन जो हम लोग को प्रूफ करना था। ओके, सो इसका मतलब क्या हो गया, U मॉड n जो आपको निकला है दैट इज द solution set of congruence relation 1 and hence x is congruent to U mod n is a common solution of congruence relation 1। x is equal to U जो है यही आपका
कॉमन सॉल्यूशन होगा कॉन्ग्रुएंस रिलेशन 1 का। अब फर्दर में बोला था कि अगर हम लोग m1 इंटू m2 इंटू mn कर दें तो दो अलग अलग सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, दे आर द सेम सॉल्यूशंस। तो यूनिक दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो सॉल्यूशन नहीं है एक ही सॉल्यूशन है, वो दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बताइए। ग्रुप थ्योरी में बहुत सारे यूनिकनेस वाला काम किया था हमने। दो सॉल्यूशन यूनिक है दिखाने के लिए क्या करेंगे, मैम 2 डिफरेंट सोल्यूशन एज्यूम कर लेंगे। दो अलग अलग सॉल्यूशन एज्यूम करेंगे। तो हम लोग एक x इज इक्वल टू यू तो मिल गया है, दूसरा x इज इक्वल टू वी ले लेते हैं। तो x इज कॉन्ग्रुएंट टू u मॉड n, एक सॉल्यूशन ये हुआ। लैंग्वेज लिखा हुआ है आपके पास, इसलिए मैं सारा लैंग्वेज नहीं लिख रही हूँ, मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो u एंड v लिया तो x इज कॉन्ग्रुएंट टू u मॉड n, ये भी एक सॉल्यूशन होगा, एंड x इज कॉन्ग्रुएंट टू v मॉड n, ये भी एक सॉल्यूशन होगा। अगर हम लोग इसको थोड़ा अरेंज कर दें तो आपको क्या मिलेगा, एक सिंपल तरीका है, ज्यादा कंटिन्यू नहीं करेंगे तो इसको आप इक्वेशन में चेंज करके n डिवाइड्स x माइनस यू, तो x माइनस यू कैन बी रिटन एज n इंटू सम इंटीजर। सिमिलरली n डिवाइड्स x माइनस वी, तो x माइनस वी को आप n इंटू सम इंटीजर के फॉर्म में ये करके सिंप्लीफाई करके एक रिलेशन निकाल सकते हैं, x को एलिमिनेट करना है। तो एक सिंपल तरीका यहाँ किया गया है, आप सिंपली इसको सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों इक्वेशन को, क्या मिल जाएगा, दोनों को सिंपली अगर सब्ट्रैक्ट कर दे क्या मिल जाएगा, लिख सकते हैं। ये सब काम भी आप कर सकते हो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन में, मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऐड कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दें तो वी कैन राइट u माइनस वी, 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू u माइनस वी मॉड n, दिस फर्दर कैन बी रिटन एज, अच्छा से अरेंज कीजिए तो अगेन n डिवाइड्स u माइनस वी, 0 माइनस u माइनस वी, एंड n डिवाइड्स v माइनस u, थोड़ा सा अरेंज करके you will get to this state, आ जाएगा। u is congruent to v mod m, सिंपल डिविजिबिलिटी में चेंज कीजिए और थोड़ा रीअरेंज कीजिए, यू विल गेट n डिवाइड्स u माइनस v या v माइनस u, तो u इज कॉन्ग्रुएंट टू v मॉड n, उसको आप लिख सकते हैं, या v इज कॉन्ग्रुएंट टू u मॉड n। तो दोनों सॉल्यूशन कॉन्ग्रुएंट है, दैट मीन्स दे आर सेम। u और v आपने अलग अलग सॉल्यूशन माना था मॉड n के रेस्पेक्ट में, तो दे आर नॉट द डिफरेंट सॉल्यूशन, दे आर द सेम सॉल्यूशन, यही आपको प्रूफ करना था। प्रूफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी आता है स्टेट एंड प्रूफ चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। आपका न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मैं डिस्कस कर दे रही हूँ, कौन कौन सा फॉर्मूला मैंने कहा था वो सब रिमाइंड करते जाइए, उसके हेल्प से आप बना दोगे। तो एक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल बहुत प्रैक्टिस कीजिए, न्यूमेरिकल पे ध्यान दीजिए, न्यूमेरिकल एक एग्जाम में आता ही है। Solve the system of congruence. X is congruent to 1 mod 3, x is congruent to 0 mod 5, and x is congruent to 5 mod 7। इस टाइप का जितना क्वेश्चन मिले आपको बुक में या कहीं और प्रीवियस
ईयर का नोट्स में या जहाँ से भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिले मैक्सिमम सॉल्व कीजिए। तब आप को क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, किस तरह से सेलेक्ट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, जो हम लोग C1 C2 C3 निकालेंगे वहाँ पे वो स्टेप को समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया आपको क्या निकालना है, A1 कितना है, 1 A2, सबसे पहले आप ये वाला वैल्यूज निकाल के रख लीजिए, M1 M2 M3 A1 A2 A3 क्या है। देन आपको सबसे पहले कैपिटल N निकालना है विच इज M1 इंटू M2 इंटू M3 दैट इज 3 इंटू 5 इंटू 7 कितना आएगा, 105 4 है, सॉरी 5 नहीं, क्वेश्चन में इट इज 1 mod 4 पहला वाला वैल्यू, इसलिए मुझे डिफरेंट लग रहा था। M1 का वैल्यू 3 नहीं है, इट इज 4। 3 लेके भी हम लोग बना सकते थे, लेकिन अभी प्रॉब्लम होगा, पहले जो वैल्यूज है वही लिखते हैं। कितना हो जाएगा, 140 या 105 437 437, ये भी 3 है, दिस इज नॉट 5। छोटा छोटा लिखा हुआ इसलिए दिखने का, इट इज 4 3 एंड 7, ठीक है। M1 इज 4 M2 इज 3 M3 इज 7। अब बताइए 84 84, ठीक है। नाउ N1 निकालना है आपको विच इज N बाई M1, कितना हो जाएगा 21। N2 निकालना है विच इज N बाई M2,28 28। M3 is N by M3, 12। तो ये सब फॉर्मूलाज याद रखना है, उसको पुट करते जाना है। देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स, ये वाला लैंग्वेज थोड़ा याद रखेंगे। इंटीजर्स C1 C2 C3 such that N1 C1 is congruent to 1 mod M1, N2 C2 is congruent to 1 mod M2। ये थ्योरम में हम लोग देखे थे, जस्ट ये स्टेप आपको याद रखना है। MC C3 is congruent to 1 mod M3, so N1 C1 congruent to 1 mod M1। यहाँ से हमारा एम है C1 का वैल्यू फाइंड आउट करना। N1 कितना आया था 21, C1 हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं mod M1, M1 is 4। तो ये प्रोसेस समझिए हम लोग कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्योंकि 21 आपका 4 से बहुत बड़ा नंबर है, यू शुड डिवाइड 21 बाई 4 एंड राइट द रिमाइंडर हियर। समझ में आ रहा है, 4 से हम लोग 21 को डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा उसको यहाँ लिखेंगे। क्या बचेगा 1 1, और 1 C1 is congruent to 1 mod 4,
ठीक है, जो यहाँ मॉड n से बड़ा रहे उससे आपको डिवाइड करके लेस नंबर करना है। नाउ दिस इम्प्लाइज, ये भी रफ वर्क है आपका, दिस इम्प्लाइज 4 डिवाइड C1 माइनस 1, डिवीजन में यही मतलब निकलेगा। नाउ कैन यू गेस द वैल्यू ऑफ C1? अगर 4 डिवाइड C1 माइनस 1 है तो C1 कितना होना चाहिए? मैम 5। 5 से और कोई छोटा वैल्यू उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मैम 2। मॉड मॉड 4 है, 2 तो नहीं होगा। 5 मॉड 4 है तो 5 इज ग्रेटर देन 4, तो 5 तो नहीं रखेंगे। 5 को ही आप मॉड 4 कर दीजिए, क्या बचेगा? 4 से बड़ा होता है तो क्या करते हैं? Subtract. क्या बचेगा? 1। 1। सिंपली अगर यहाँ 1 पुट करे तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यस मैम। 4 डिवाइड 1 माइनस 1 यानी 0, तो 4 तो 0 को डिवाइड कर सकता है। 0/4 लिख सकते हैं ना? 4/0 आप नहीं लिख सकते, 0/4 तो लिख सकते हो। सो C1 आपको मिल गया, C1 इज इक्वल टू 1। सिमिलरली फाइंड C2, बताइए तो कितना आ रहा है? जल्दी से सोच के बताइए C2 कितना होगा? क्या लिखेंगे इसके आगे का स्टेप? नेक्स्ट स्टेप 1 में क्या C2 is लिखेंगे? equal to 1 mod 3. 3 से आपको 28 को डिवाइड करना है, रिमाइंडर लिखना है। तो 1 C2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 3, तो 3 डिवाइड C2 माइनस 1, तो क्या होना चाहिए? C2 इज इक्वल टू मैम 1। 1 ही आएगा, 1। नेक्स्ट C3 बताइए। 12 and 7, N3 C3 congruent to 1 mod N3, this implies 12 C3 congruent to 1 mod 7, this implies next step 5 C3 equal to 1 mod 7. yes 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर इज 5, 5 C3 is congruent to 1 mod 7, C3 गेस कीजिए। कितना होना चाहिए C3? 3. मैम 3। 3, 3, yes, very good। 5 3 जा 15, 15 minus 1 is 14, 7 divides 40, तो C3 वैल्यू हो गया 3। तो फिर एक फॉर्मूला है कैपिटल U, क्या लेते हैं? कैपिटल U का फॉर्मूला
नहीं है? सारा वैल्यूज डालिए, कैलकुलेट करके बताइए यू कितना आ रहा है। A1 कितना था? A2 आई थिंक 0 था, एंड A3 इज, इरेज कर दिया मैंने। A3 का वैल्यू कितना था? 5. इसको सिंप्लीफाई करके बताइए कितना आ रहा है। मैम 201। 201. मॉड n होता है, n कितना है? ये मॉड n होता है ना, n कितना था? मैम 84। 84 से बड़ा है, क्या करेंगे? 84 लेस करते जाइए या 84 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताइए। मैम 33 रिमाइंडर। 33। So x is congruent to u यानी 33, mod n यानी 84 is the common solution of given congruence relation। ऐसे लिख के आपको एंड कर देना है। क्लियर है सारा स्टेप? Yes, ma'am. ठीक है, तो अगेन जिनके पास बुक है और क्वेश्चंस इससे रिलेटेड डाल दीजिए, एक्सरसाइज में भी होगा बहुत सारा क्वेश्चंस, उसको क्लिक करके डाल दीजिए और बनाते जाइए। क्या प्रॉब्लम हो रहा है, किस क्वेश्चन में आपको क्या निकालने में प्रॉब्लम हो रहा है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बनाइए अपने से, जितना क्वेश्चंस बना सकते हैं बनाइए, तब आपको जो डाउट होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे।